हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर साइंस में पीसीएम ग्रुप के पीएमएम एंड पी कंप्यूटर साइंस ग्रुप के सभी विद्यार्थियों को आज हम फिजिक्स के सब्जेक्ट में केपलर के प्लानिटरी लॉ ऑफ मोशन से अवगत कराएंगे। यह टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए हम आज पढ़ते हैं केपलर के प्लानिटरी लॉ ऑफ मोशन। आइए, केपलर साइंटिस्ट ने आकाश में जो पिंड होते हैं उनकी गति को समझाने के लिए, यानी कि प्लानिटरी मोशन के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया है, जिसे उन्हीं के नाम पर कहा जाता है केपलर्स प्लानिटरी लॉ ऑफ मोशन। ये नियम 3 दिए गए हैं जो सूर्य के चारों ग्रह चक्कर लगाते हैं उनके संबंध में दिया गया है। केपलर्स नाम वैज्ञानिक ने बताया कि जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनकी कक्षा नियत रहती है, उनका क्षेत्रफल भी निश्चित रहता है और उनका टाइम पीरियड भी एक हिसाब से बदलता है। वो किस प्रकार का रिलेशन है, इनको समझाने के तौर पर उन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। उनको वन बाय वन समझाते हैं। सबसे पहले हम बताने चलते हैं केपलर का प्रथम नियम। केपलर साइंटिस्ट कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसकी नाभि पर सूर्य विद्यमान होता है। यानी कोई प्लैनेट यदि रिवोल्व हो रहा है सन के चारों ओर, तो रिवोल्व होने में वो इलिप्टिकल शेप को अपनाएगा और उसकी नाभि पर सूर्य विद्यमान होगा। अर्थात एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्टेन इलिप्टिकल ऑर्बिट एट वन ऑफ सन सिचुएटेड ऑन इट्स फोकी। नियम नंबर 2 उन्होंने दिया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर समान समय में समान क्षेत्रफल की दूरी तय करता है। अर्थात सनों की यानी कि ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल है वो नियत रहती है। अर्थात प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। यानी कह सकते हैं यदि इस प्रकार से चल रहा है कोई प्लैनेट और टी समय में यदि वो ए से बी तक आता है, इतना एरिया कवर कर रहा है, तो अगला टी सेकेंड जब वो लेगा तो ये एरिया जो कवर करेगा ये एरिया आपस में समान होगा, क्योंकि क्षेत्रीय चाल एरिया कवर करने की स्पीड है वो इक्वल होगी। ये केपलर के नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंग कहा गया है। यानी प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर समान समय में समान क्षेत्रफल की दूरी तय करेगा। अर्थात ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। एवरी प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द मीन्स इज एरियल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। नियम नंबर 3 केपलर कहता है किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का स्क्वायर उनकी जो सूर्य से अर्ध दिग्गज होती है उसके घन के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाएंगे एक नियतांक आएगा के, जिसे हम केपलर का नियतांक कहते हैं। यानी कहा गया है प्रत्येक ग्रह के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घज की लंबाई के घन के समानुपाती होता है। ये नियम 3 दिए गए। प्रथम नियम जो है कक्षा को निर्धारित करता है, इसे हम कक्षा का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम क्षेत्रफल को बताता है, इसे क्षेत्रफल का नियम भी कहा जाता है। और तीसरा नियम परिक्रमण काल को बताता है, इसे हम परिक्रमण काल का नियम यानी लॉ ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। हम इनके एक एक करके निगमन करेंगे। चलो देखते हैं। हम सबसे पहले हम निगमन करने जा रहे हैं केपलर के फर्स्ट नियम का निगमन। तो देखिए केपलर क्या कहता है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। हमने मान लिया एक ऑर्बिट है, हमें नहीं पता इलिप्टिकल ऑर्बिट है कि नहीं, हमने भी मान लिया है कोई ऑर्बिट बना रहा है। इसको सिद्ध करने जा रहा है ये इलिप्टिकल ही बनेगी। तो हमने सन ले लिया, इसका नाम एस दे दिया। प्लैनेट चक्कर लगा रहा है, प्लैनेट की किसी समय टी पर पोजीशन पी मान ली है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर मान लिया है और टी समय पर यहाँ पर है और छोटे समय डी टी पर प्लैनेट यहाँ आ जाता है क्यू पर, यानी टाइम हो जाएगा टी प्लस डी टी। प्लैनेट की सूर्य के चारों ओर जो गति हो रही है उसके सापेक्ष उसका पोजीशन वेक्टर आर से बढ़कर आर प्लस डी आर हो जाएगा।
हम कह सकते हैं कि माना सन का द्रव्यमान कैपिटल एम है, प्लानेट का मास जो हमने माना स्मॉल एम है, प्लानेट की पहले के क्षण में सूर्य के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर वो आर है, और छोटे समय dt पश्चात प्लानेट t से मतलब बढ़कर t समय t प्लस dt समय पर q पर आ जाता है, जिससे उसका पोजीशन वेक्टर r से r प्लस dr हो जाता है। हम वेक्टर लॉ से जानते हैं यदि ये r है, ये r पर dr है, इसको हम dr कहेंगे। हम बात करने चल रहे हैं सूर्य प्लैनेट्स हैं, दो बॉडी हैं। न्यूटन ने कहा है दो मास बॉडी के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा, Fg कहेंगे माइनस Gmm, दोनों बॉडी का मास का मल्टीप्लाई, और डिस्टेंस कितनी इनकी r स्क्वायर। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे r कैप लगा दिया, माइनस क्यों लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षण बल नेगेटिव नेचर का होता है, सिर्फ नेगेटिव लेके चल रहे हैं। सूर्य के चारों ग्रहों की जो गति है केंद्रीय बल के अधीन होती है, सेंट्रल फोर्स में मानी जाती है, अतः सेंट्रल फोर्स लगेगा और वो भी रेडियल पे चल रहा है, अतः यह त्रिज्यीय बल होगा। तो त्रिज्यीय बल निकालने चल रहा है, रेडियल फोर्स कह सकते हैं सूर्य के कारण ग्रह पर लगने वाला त्रिज्यीय बल, यानी मैं लिख देता हूं सूर्य के कारण ग्रह पर लगने वाला त्रिज्यीय बल, रेडियल फोर्स, त्रिज्यीय बल, रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट ड्यू टू सन। रेडियल है तो मैंने Fr नाम दे दिया, सबको पता है मास बल का एक ही फार्मूला होता है बराबर m न्यूटन के लॉ से, तो F बराबर m लिखा, लेकिन a नहीं चलेगा, क्यों, त्रिज्यीय बल है तो त्रिज्यीय त्वरण चलेगा, रेडियल एक्सीलरेशन। हम लोग पढ़ चुके हैं सेंट्रल फोर्स के अधीन में, हमने पढ़ाया भी है पीछे, तो देखो आपने देखा होगा मास उसका m है और रेडियल फोर्स होता है r डबल डेरिवेटिव माइनस r थीटा डेरिवेटिव स्क्वायर, डायरेक्शन लिखा जाएगा तो r कैप। इक्वेशन नंबर 2, जब बैलेंस की अवस्था आएगी इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कह सकते हो संतुलन की अवस्था में, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, दोनों फोर्स बराबर होंगे, Fg इक्वल Fr। जितना गुरुत्वाकर्षण से आकर्षण लग रहा होगा उतना ही रेडियल फोर्स आएगा, दोनों बराबर माने जाएंगे, दोनों बराबर की हम कंपेयरिंग किए देते हैं, Gmm अपॉन r स्क्वायर r कैप। Fr रेडियल फोर्स कितना लग रहा है m, d2 ये आपका डबल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का मतलब जानते हैं आप लोग, दो बार समय के साथ डिफरेंशियल होता है, माइनस r थीटा डेरिवेटिव को कहते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, स्क्वायर लगा है पीछे से r के, m से m कैंसिल है, r के डायरेक्शन हटा दी मैंने, माइनस Gm अपॉन r स्क्वायर एज इक्वल d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने के लिए हम साफ करेंगे बोर्ड को, क्योंकि अब सॉल्व करने की जगह चाहिए हमें। तो देखिए जहां जितना काम नहीं हो रहा है उतना हटाते चलेंगे। हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमने काम किया, मान लिया लेट थीटा डेरिवेटिव को हम जो बोलते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, ये कोणीय वेग कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी, और इसका नाम आप जानते हो ओमेगा कहते हैं। तो ओमेगा मान लिया हमने। इसके अलावा जब इसको ऐसा लिखेंगे तो आप देख रहे हैं माइनस का Gm अपॉन r स्क्वायर दिख रहा है, बराबर d2r अपॉन dt स्क्वायर लिखा है, माइनस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है आपके पास r, इसे ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। हल करने के लिए हम एक काम कर रहे हैं, हमने ओमेगा r स्क्वायर जो लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, ये इसको हल करने जा रहे हैं। तो एक काम किया हमने, मान लिया डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व की जाती हैं, बेसिक इंटर क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि r इक्वल हम 1/u लेके चल रहे हैं, तो 1/u लिखकर हम ऊपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है हमें। देखिए इक्वेशन तक हमने साफ किया, केवल r इक्वल हम क्या लिख रहे हैं 1/u।
ये 1/u लिख लिया है, तो dr/dt कितना होगा, d/dt और 1/u। u ये थीटा पे डिपेंडेबल कराने जा रहे हैं, तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने अपनी ओर से ओमेगा आर स्क्वायर लिखा। ओमेगा आर स्क्वायर जो लिखा दिख रहा है आपको, ये आपकी आर की घात 2 चल रही है, यहाँ पर आर की घात 2 है। हम एक काम कर रहे हैं, पहले इसको एक डिफरेंशियल को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आर की घात 3 से। क्यों, स्क्वायर टर्म क्रिएट हो जाएगा हमारा, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो हमने काम किया, आर की घात 3 का गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर की घात 3 से करेंगे माइनस GMR हो जाएगा, 2 घात कट जाएंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा, d2r/dt स्क्वायर हो जाएगा। क्यू कर रहे हैं तो क्यू लिखा जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं आर की घात 4 बनेगा ओमेगा स्क्वायर, आर की घात 3 d स्क्वायर r/dt स्क्वायर। इसको हमने लिख लिया ओमेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं 2 घात बनेगी, 4 घात अपने आप हो जाएगी, बराबर लिखा है माइनस का GMR। इक्वेशन नंबर अब हम मान लेते हैं 5, और जो हम हल कर रहे थे r=1/u, मैं यहां से यहां सॉल्व करने जा रहा हूं, r=1/u। अब देख तो इसको यहां से देखेंगे, r=1/u, मैं इसको सॉल्व करूंगा। dr/dt के लिए d/dt और 1/u, dr/dt आपको दिख रहा होगा। मैं इसको हल करने जा रहा हूं, d/d लिख ली हमने अपनी ओर से इसको, और dθ/dt आप देख सकते हैं dt नीचे था, dt नीचे है, मैंने अपनी ओर से dt गुणा किया और dθ का मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ आपको देखने वाली बात ये है, ये जो आपको दिख रहा ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर, इसको हमने नाम दे दिया h, अपनी ओर से मान के चल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ओमेगा कितना होगा, h/r स्क्वायर। लेकिन हम r को क्या लेके चल रहे हैं, 1/u, तो हम कह सकते हैं hu स्क्वायर। यानी आज के बाद मेरे पास ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, hu स्क्वायर। और आप जानते ओमेगा होता क्या, ऊपर से देखो थीटा डेरिवेटिव, तो जहाँ थीटा डेरिवेटिव है वो भी क्या कहलाएगा, hu स्क्वायर। और थीटा जो है डेरिवेटिव, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, dθ/dt। अतः ये वैल्यू हमारी dθ/dt की भी मानी जाएगी। तो देखिए dr/dt बराबर 1/u स्क्वायर, u का अलग से होगा du/dθ, क्योंकि हमने u का किया, और dθ/dt का मान कितना है, hu स्क्वायर। u स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, dr/dt का मान हम कितना निकाल ले आए, माइनस h du/dθ। ओके, ये तो एक बार डिफरेंशियल मान निकला, हमें तो डबल चाहिए, हम एक बार फिर निकालना पड़े इसको। हम पे इस पे नीचे कम लग रहा, मैं यहाँ किए देता हूं। देखिए इक्वेशन नंबर हमारी कुछ हो गई हुई, 3 बन गई साथी, ये 5 बन चुकी, 6 हो जाएगा ये वाली। अब मैं डबल करके दिखा रहा हूं, d2r/dt स्क्वायर, डबल किया हमने तो क्या होगा, d/dt, डबल है तो उसका फिर होगा डिफरेंशियल, d/dt लिखा हुआ है, dr/dt का मान माइनस h du/dt था, माइनस h बाहर ले लिया, d/dt लिखा है, इसको हमने अपनी ओर से थीटा लिखा, du/ लिखा है dθ, और जो थीटा लिखा है उसको ऊपर लिख दिया dθ/dt। आप देख सकते हैं माइनस h लिखा हुआ है, इसका डबल डिफरेंशियल होगा d2u/dθ स्क्वायर, और dθ/dt की वैल्यू यहां से कॉपी पेस्ट hu स्क्वायर। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं आपको कि d2r/dt स्क्वायर की वैल्यू हम कितनी निकाल ले आए, h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर d2u/dθ स्क्वायर। इक्वेशन 6 के बाद इसका नाम दिया हमें 7। आप आगे देखें, ये वैल्यू हम यहां से उठाकर यहां लगाने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 में। विशेष ध्यान दें आप लोग, जितना मैं लिखता जा रहा हूं उसको उतना हटाता जा रहा हूं, जिससे वैल्यू करना पूरा आसान पड़ जाए। ये r की घात 3 लिखा है, मैंने 1/u की घात 3 लिखा, क्यों, r क्या होता है 1/u। इसकी जो वैल्यू है उसको यहां लिख दिया h² u² d2u/
डी थीटा स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं ओमेगा आर स्क्वायर, हमने खुद बोला इसका नाम एच है, बराबर माइनस का जीएम लिखा है और आर को क्या कहते हैं 1/u। ओके राइट। अब आगे देखेंगे आप, देखिए माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस से हटा दिए, यहां से कितना आएगा आप देख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन यू डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस का एच बराबर आप देख सकते हैं माइनस का जीएम अपॉन यू लिखा है, यू हम कॉमन से हटा रहे, एच स्क्वायर का डिवाइड लगा रहे, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यहां जाएंगे ऊपर u आ जाएगा अपॉन क्या आएगा एच स्क्वायर, मतलब एक ऊपर से h हट जाएगी, नीचे से लग जाएगी, एच स्क्वायर आ रहा है कि एच आना चाहिए यहाँ पर, नहीं एच स्क्वायर होगा क्योंकि उसका स्क्वायर चल रहा था, ओमेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा था, ये स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एच स्क्वायर हट के u बचेगा केवल, बराबर माइनस का जीएम अपॉन एच स्क्वायर। इसको हम यहाँ लाते हैं देखिए, और माइनस माइनस हट गए, प्लस हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस का u माइनस हट चुका है आपका जी, बराबर धन लिया है माइनस का जीएम बटे एच स्क्वायर बराबर 0। अब इसके आगे बात करेंगे, देखिए यहां पर हम देख रहे हैं जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये कांस्टेंट राशि है, m सूर्य का मास है, ये भी हमारा द्रव्यमान नहीं होता, सूर्य का द्रव्यमान 2 गुणा 10⁻30 kg होता है, कांस्टेंट है, और h तो हमने खुद माना था ओमेगा आर स्क्वायर को हम बोल रहे थे h, इसलिए हम इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चले तो देख लीजिए डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यू लिखा है, इसको हमने ऐसे लिखा है u माइनस जीएम अपॉन एच स्क्वायर, किसको लिखा u को, क्यों u का डिफरेंशियल जी आएगा, लेकिन कांस्टेंट का 0 होता है, यदि इसको लिख भी दिया जाए तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, अतः इसी के बराबर माना जाएगा, क्यों g कांस्टेंट है, m सूर्य का द्रव्यमान कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, डिफरेंशियल कर भी दिया जाए 0 आएगा, अतः इस u को ये लिख सकते हैं प्लस u माइनस जीएम अपॉन एच स्क्वायर बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 7 के हम मान लेते हैं 8। ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, हर अवकल समीकरण का अपना हल होता है, तो इसका भी एक हल होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा क्लास इंटर में बेसिक इक्वेशन डिफरेंशियल की, उनके हल माने जाते हैं, डबल ऑर्डर का यदि है उसका हल होता है x इक्वल a cos थीटा, तो यहाँ भी होगा a cos थीटा। तो आई एक्स कौन चल रहा है u माइनस जीएम अपॉन एच स्क्वायर बराबर हमने मान लिया a cos थीटा, इसका क्या है सॉल्यूशन मान लिया। अब इसको हल करने जा रहे हैं, तो देखिए एच स्क्वायर बटे जीएम से हम गुणा कर रहे हैं, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर बटे जीएम इंटू यू, ये एक हो जाएगा, गुणा करेंगे उल्टा लिखा है कैंसिल हो जाएगा, बराबर ए एच स्क्वायर अपॉन जीएम इंटू कॉस थीटा। अब देख सकते हैं आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ u को मैं क्या कहता हूँ, आपने तो कहा था 1/r होता है, r 1/u तो u 1/r, तो एच स्क्वायर अपॉन जीएम, u का नाम 1/r, इस 1 को यहाँ ले गए 1 प्लस ए एच स्क्वायर अपॉन जीएम इंटू कॉस थीटा। ये जो इक्वेशन बन के हमारी आ रही है ये कॉनिक सेक्शन के समान है, इसकी कॉनिक सेक्शन इक्वेशन से कंपेयर किया जाए, ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के 3rd पेपर में 9 चैप्टर में दिया गया है। कॉनिक सेक्शन L अपॉन R इक्वल 1 प्लस ई कॉस थीटा, यह L को कहते हैं अर्धनाभिलंब जीवा सेमी लेटस रेक्टम, और ई को कहते हैं उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी। कंपेयर किया जाए तो देखो L का मान कितना आएगा एच स्क्वायर अपॉन जीएम, और जो ई आ रहा है उत्केंद्रता उसका नाम है ए एच स्क्वायर बटे जीएम।
हम इसका कंपेयरिंग करके आ चुके हैं। आप देख लें, इसका यूज भी आगे करेंगे हम। एल कितना है, एच स्क्वायर अपॉन जी। हम इसको क्या कहते हैं, अर्ध नाभिलंब जीवा की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम। और ई का नाम क्या, इसेंट्रिसिटी। यदि हम इसकी कंपेयरिंग करने के बाद एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं, ऊर्जा की गणना करते हैं, तो ऊर्जा की गणना करने में तो देखा गया है कि जो उत्केंद्रता ई का मान निकल के आता है वो 1 से कम आता है। आपने बेसिक क्लास 9th के बाद इंटर में आने से पहले 11th में पढ़ा होगा कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में 5 बातें बताई गई हैं, आप देख सकते हैं। यदि ई का मान 1 से ज्यादा होता है तो हाइपरबोला बोला जाता है, हिंदी में कहेंगे तो अतिपरवलय। यदि ई का मान 1 से कम होता है तो उसे इलिप्स कहते हैं, हिंदी में कहें तो आप कह सकते हो दीर्घवृत्त कह सकते हैं इसको हम। यदि ई का मान 1 के बराबर हो तो उसे पैराबोला कहते हैं, परवलय के नाम से हिंदी में पुकारते हैं। और ई का मान जानते हैं अब 0 होता है उसे वृत्त कहते हैं, सर्कल। आज क्या बता रहा हूं मैं, ई का मान 1 से कम है, अतः कक्षा कैसी होगी, इलिप्टिकल। जी हां, हमारा लॉ फर्स्ट सिद्ध हो रहा है कि ऊर्जा की गणना करने पर पाया जाता है ई का मान 1 से कम है, अतः कह सकते हैं हम क्या, ग्रहों के द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में जो कक्षा बनाई जाती है वो इलिप्टिकल होती है। अर्थात प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ बताकर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसकी नाभि पर सूर्य विद्यमान होता है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्टेन इलिप्टिकल ऑर्बिट एट वन विथ सन सिचुएटेड ऑन इट्स फोकी। क्योंकि फोक इसलिए बोल रहे हैं हम, 2 फोकस में पाए जाते हैं इलिप्स में, एक में बैठा होता है सन, इसलिए इसको बोलेंगे फोकी। अब हम बात करेंगे केपलर के ग्रही गति के द्वितीय नियम के बारे में। हमने बताया था शुरुआत में आपको, केपलर ने द्वितीय नियम में क्या कहा है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर समान समय में समान क्षेत्रफल की दूरी तय करता है। एवरी प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन एज एरियल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए हमारी अब तो क्लियर है, ऑर्बिट कौन सी होती है, इलिप्टिकल। सन को हमने बैठा दिया एक फोकस पर, हमारा ग्रह यहां बैठा है P पर, किसी समय T पर उसकी लोकेशन R है, dt समय बाद Q पर आ जाता है। आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन वेक्टर R से बढ़कर R प्लस dr हो जाती है। वेक्टर लॉ कहता है ये क्या होगा, PQ का मान dr होगा। हमने बना दिया वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग। हमें एरिया चाहिए, हम क्या निकालेंगे, एरिया। मैंने इसको शेयर कर दिया, छायांकित कर रखा है। हम SPQ का निकालेंगे एरिया। जी हाँ, S क्या है, सूर्य, और P क्या है, प्लैनेट। तो हम देख रहे हैं इसको कि dt समय में ग्रह के द्वारा खिसका कितना क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल खिसक गया है। एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट इन स्मॉल टाइम dt, छोटा सा एरिया खिसकेंगे स्मॉल टाइम में, उसका नाम dA दे दिया है। कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम SPQ। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस SP है, हाइट PQ है। dA का मान आएगा SP इंटू PQ। वेक्टर लॉ पे चल रहे तो वेक्टर लगाएंगे हम लोग। dA बराबर 1/2, SP का मान आप चित्र में देख सकते हैं R है, और PQ हमने अभी बोला तुम्हें dr आएगा वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं हम निकालना चाहे क्षेत्रीय चाल, तो एरियल स्पीड निकालेंगे, एरियल स्पीड क्षेत्रीय चाल, क्षेत्रीय माने एरियल, चाल माने स्पीड। तो dA अपॉन dt, स्पीड हमारा एक स्केल राशि होती है, आदेश राशि होती है, इसको मॉड लगा दिया हमने 1/2 R क्रॉस dr, लेकिन dt का डिवाइड चल रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। 1/2 हमने R लिखा, dr अपॉन dt स्थिति परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम नॉन ए वेलोसिटी। 1/2 हमने m का अपनी ओर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी कर लिया है। m इंटू v को क्या कहते हैं, मोमेंटम, संवेग।
आर क्रॉस पी। हम देख रहे हैं रेखी संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं स्पेस कम इसलिए 1/2 एल मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को, कोणीय संवेग को एल से शो करते हैं। कोणीय संवेग होता क्या है, एम वी आर। वी का यदि मान लगा दिया जाए इसको हम कह सकते हैं एम ओमेगा आर, लेकिन आर स्क्वायर होगा क्योंकि एम वी आर होता है, एम वी आर। वी का मान क्या होता है, ओमेगा आर। तो क्या होगा, एम ओमेगा आर इंटू आर, क्या बन जाएगा, एम ओमेगा आर स्क्वायर। अब हम क्या करें, नीचे एम बचा है लिख दिया, एम से एम कैंसलाइज्ड, 1/2 ओमेगा आर स्क्वायर। अभी अभी शुरुआत में फसलों में तुमने ओमेगा आर स्क्वायर को एच माना है, हमने माना है, तो लिख सकते हैं h/2। एच कांस्टेंट कह रहा था, कांस्टेंट। आप बताइए h/2 कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, एक कांस्टेंट है, नियतांक है, तो कह सकते हैं जो एरियल स्पीड आ रही है एक नियतांक है, यानी ग्रह जो है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। यही हमारा नियम नंबर कौन है, द्वितीय नियम कहलाएगा। अब हम बात करेंगे तृतीय नियम के ऊपर। तो देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ हमने बताया था आपको, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने का टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है उसके अर्ध दीर्घच की लंबाई के घन के समानुपाती होता है। टी स्क्वायर समानुपाती ए की घात कितनी, 3 आती है। इसको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे आती है। देखिए आप लोग, विशेष ध्यान दें सभी लोग। तो कहना ये चाह रहा है, सूर्य चक्कर मतलब ग्रह चक्कर लगाता है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, एल को वैसे कहा जाता है a/1-e²। आपने 11th में पढ़ा होगा। और जो बी होता है, क्योंकि हमने दीर्घवृत्त कक्षा मानी है तो 2 अक्ष होंगी, दीर्घच लघुवच। दीर्घच की लंबाई 2a मान ली और लघुवच की लंबाई 2b मान ली, तो इनमें रिलेशन होता है। b का मान होता है 1-e²। यदि a का मान लगा दिया जाए, या l, सॉरी ये आपका a है तो यहाँ l आता है, a होता है या l आता है, तो ये l/रूट के अंदर 1-e² आएगा। हम कहना ये चाह रहा है l का मान अभी पीछे भी हमने लिखा है, तो भाई साहब ने h²/gm, अभी तुम तुलना करके आए थे लेटर रेक्टम के द्वारा, l का मान ये होता है। और इसके अलावा तुमने इतने मतलब e का भी मान निकाला है, e तुम निकाल के लाए थे ah²/gm। अभी पिछले फर्स्ट लॉ में तुम्हें निकाला है। हम आवर्तकाल निकालने जा रहे हैं, टाइम पीरियड, आवर्तकाल टाइम पीरियड किसका, ग्रह का। ग्रह क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कौन सी कक्षा में, इलिप्टिकल। और कक्षा में चक्कर किससे लगाता है, क्षेत्रीय चाल से। अब आप खुद बताइए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, लेकिन चाल नहीं है, क्षेत्रीय चाल है। अतः ग्रह क्या कवर कर रहा है, दूरी कवर नहीं कर रहा है, क्षेत्रफल कवर कर रहा है। ये समय के सापेक्ष एरिया बना रहा है, तो हम दूरी नहीं लेंगे, हम क्षेत्रफल से बात करेंगे। क्या बना रहा है, इलिप्स बना रहा है, तो हम बात करेंगे इलिप्स का क्षेत्रफल, यानी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इलिप्स, या इलिप्टिकल ऑर्बिट कह लो। बटे क्या आएगा, चाल। चाल किसकी चल रही, ग्रह की। ग्रह की चाल कौन सी चलती है, क्षेत्रीय चाल, अभी अभी बताई थी मैंने आपको। T बराबर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, πab होता है। इलिप्स का भी कक्षा हम चक्कर लगा रहे थे क्षेत्रीय चाल के लिए, कितनी थी, dA/dt, अभी करा कर लाया। πab ऊपर लिखा है जैसे का तैसा, dA/dt का मान जस्ट अब यार यही लिखा था मैंने, h/2, एक कांस्टेंट आया था आपका। हम दो को ऊपर ले जा रहे हैं, t बराबर आएगा 2πab/h। लेकिन हमें क्या चाहिए, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, तो हमें क्या करना होगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। मैं वर्ग कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या आएगा उत्तर, ध्यान देना। स्क्वायर करने जा रहे हैं, टी स्क्वायर बनेगा 4π² a²b² क्या आएगा, चलेगा। दीर्घवृत्त में L बराबर पढ़ा होगा, b² a होता है। क्या होता है, b²/a। इसके अलावा L का मान मैंने बताया भी है,
एच स्क्वायर बटे जीएम होता है। एल को कहते हैं सेमी लेटस रेक्टम। दीर्घवृत्त की अर्धनाभिलंब जीवा होती है बी स्क्वायर पौने। आप बताइए मेरे पास बी स्क्वायर का मान है कि नहीं? बिल्कुल है। ए एच स्क्वायर बन जाएगा। मैं लगा देता हूं यहां से टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान ए एच स्क्वायर बटे जीएम और नीचे कुछ चल रहा था ना, एच चल रहा है, मैं गलती से टी लिख गया हूं। एच आएगा यहां पर एच और स्क्वायर किया तो स्क्वायर बन जाएगा। आप देखो एच स्क्वायर से कैंसिल हुआ एच स्क्वायर और क्या बचता है वो देखते हैं बोलो। आप देख सकते हैं टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए क्यू हो जाएगा अपॉन जी एम। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी गुरुत्वाकर्षण है तंग कांस्टेंट है, एम सूर्य का द्रव्यमान ये भी कांस्टेंट है। कुल मिलाकर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यू आएगा। जब हम कांस्टेंट क्या लेके चल रहे के का मान कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर जी एम। जी हाँ यही है केपलर के ग्रही गति का तृतीय नियम। तो हमने क्या सीखा आज? किसी भी ग्रह के परिक्रमणकाल का स्क्वायर अर्ध दीर्घज की लंबाई के घन के समानुपाती होता है। मैं एक बार लास्ट में फिर पढ़ दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लेना। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसकी नाभि पर सूर्य विद्यमान होता है। ये नियम नंबर पहला है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्टेन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकी। दूसरा लॉ आपका आता है, द्वितीय नियम कहते हैं क्षेत्रफल का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित समय में समान क्षेत्रफल की दूरी तय करता है, अतः ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। एवरी प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मींस इट्स एरियल स्पीड रिमेंस कांस्टेंट। नियम नंबर तीसरा क्या है? किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घज की लंबाई के घन के समानुपाती दिख रहा आपको होगा। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्या क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ओके, तो आप इसको याद करें। धन्यवाद।